और जो भी ये भड़वे थे ना, विनय दुबे मुसलमान की औलाद, मैं तुमको एक खुला चैलेंज देता हूं रे। अगर तुम सही में एक बाप की औलाद है ना, और सही में तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है ना, तो ये साबित करोगे। और अगर साबित नहीं कर पाए ना भड़वो, तो समझ जाना पूरे मोहल्ले ने शहनाई बजाई थी भारत में। आप लोगों को मालूम है क्या, ये चौकीदार जो है ना, वो कुत्ते क्यों पालते हैं? चौकीदार कुत्ते क्यों पालते हैं? क्योंकि कुत्ते भौंकते रहे, चौकीदार सोता रहे। क्योंकि कुत्ते भौंकते रहे, चौकीदार सोता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तों? है ना उधर ही जहां छोड़ा था तुमको? तुम लोग बहुत मस्त देखते हो रे। मेरा क्या है ना, तुम लोग जिस दिन बंद हो गए उस दिन मेरा दुकान शटर डाउन हो जाएगा। तुम लोगों को उंगली करते रहता हूं, तुम लोग मेरा फ्री में प्रचार करते रहते हो। आज मैं तुमको ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं ना, क्यों तुम्हारी औकात, तुम लोग बोलते थे ना विनय दुबे की क्या औकात है। आज मैं तुम्हारी औकात लेके आया हूं। तुम्हारे ही भारतीय जनता पार्टी वाले तुम्हारे किस हिसाब से देखते हैं, तुम्हारी औकात भाजपा में क्या है, वो मैं आज दिखाता हूं। तुमको आईना दिखाता हूं। तुम्हारी असली औकात क्या है वो आज मैं दिखाने आया हूं। लेकिन उससे पहले देश से मेरा एक सवाल था। आप लोगों को मालूम है क्या, ये चौकीदार जो है ना, वो कुत्ते क्यों पालते हैं? चौकीदार कुत्ते क्यों पालते हैं? क्योंकि कुत्ते भौंकते रहे, चौकीदार सोता रहे, इसके लिए पालते हैं। आजकल देश का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे बातें जो है ना, वो करोड़ों की हो रही है। दुकान जो खुल रही है वो पकौड़ों की है, और जो संगत है, याराना है, वो भगौड़ों के साथ में। कड़क ना, और हम बनेंगे विश्व गुरु। खैर कोई बात नहीं। ये दिन रात अंधभक्त जो मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, ये ऐसा करते हैं कि जैसे देश की आजादी में सबसे ज्यादा गोलियां इन्होंने खाई है। अरे बरोबर है, पूरे देश को नहीं पता है। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा गोलियां इन अंधभक्तों ने ही खाई है, और उनका इस बार पुनर्जन्म हुआ है 2020 में। इन्होंने गोलियां खाई थी दस्त की, जुलाब की। जब बाहर हमारे दादा परदादा लड़ रहे थे ना, तब ये घरों में इनका जुलाब चालू था, और ये दबा के गोलियां खा रहे थे। समझे? अगर लड़ते लड़ते ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे अगर अंधभक्तों का अगर समझो दुखद देहांत हो जाए, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको ना चौकीदार चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए भविष्य में, क्योंकि बेचारे जो थे ना बहुत मेहनत करते थे। चौकीदार चक्र मिलना चाहिए भाई, मेहनत करो, आवाज उठाओ। दूसरा, इनको ना सबसे ज्यादा रुचि जो रहती है ना, इंटरेस्ट, वो दूसरे के बापों में रहती है। पता नहीं इनको क्या खुजली है, दूसरे के बाप को पता करने में ना ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि किसने किसको पैदा किया, कहां से पैदा हुआ, किसने किसने मेहनत की। इस पे ये लोग का फुल इंटरेस्ट रहता है। दिन भर ये लोग इसी पे लगे रहते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम है इनका ना, थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम है। जिनको अपने खुद का बाप पता नहीं होता है ना, उसको दूसरे के बापों में ही अपने बाप को समझने लगते हैं। खोजते रहते हैं, दिन रात ये मेहनत करते रह के कि मेरा असली बाप कौन है। इसके लिए ये हर व्यक्ति से पूछते रहते हैं, विनय दुबे तुम्हारे बाप का नाम बताओ, विनय दुबे तुम कहां से पैदा हुए बताओ। तो एक काम करो रे, जिसको भी ये सवाल है ना मेरे अपने मन में तुम्हारे कि विनय दुबे किसकी औलाद है, तो जरा गूगल पे जाने का और वहां पे लिखने का विनय दुबे फादर नेम। आय हाय हाय, बेचारे इंग्लिश में बोल दिया रे, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा अंडभक्तो? चलो हिंदी, सॉरी मैं को थोड़ा सा भूल जाता हूँ, फ्लो में आ जाता हूँ ना। तुम्हारे हिसाब से बात करता हूँ, तुम्हारे लेवल की। गूगल पे जाने का, उसमें लिखने का विनय दुबे के बाप का नाम, विनय दुबे के पिता का नाम, और जो लिस्ट है जिसमें पूरा आज तक, एबीपी, सारे न्यूज चैनलों की एक रिपोर्ट आई है कि विनय दुबे के असली बाप का नाम क्या है, वो पढ़ने का और उसमें पता करने का विनय दुबे के जो बाप का नाम है ना, वो श्री जटाशंकर दुबे है। अब तुम्हारे जैसे मोहल्ले भर की मेहनत नहीं है ना अपने पास, अपना तो एक ही बाप है, और वही सर आंखों पे है। ठीक है? और जो भी ये भड़वे थे ना, विनय दुबे मुसलमान की औलाद, पता नहीं क्या क्या नाम डाल के भेजे थे। मैं तुमको एक खुला चैलेंज देता हूं रे। अगर तुम सही में एक बाप की औलाद है ना, और सही में तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है ना,
तो ये साबित करो अभी तो। और अगर साबित नहीं कर पाए ना भड़वो, तो समझ जाना पूरे मोहल्ले ने शहनाई बजाई थी भारत में, ठीक है? पूरे मोहल्ले ने, कोई नहीं छूटा, आना पीना आगा पीछा सब शहनाई बजाए। और खुला चैलेंज देता हूं तुम्हारे पूरे सरकार को, तुम्हारी पूरी फौज को। कौन सी फौज? अंधभक्तों की फौज को, कि तुम्हारे पिछवाड़े अगर दम है ना, तो ये साबित करो कि विनय दुबे मुसलमान है। और अगर नहीं साबित कर पाए, बस वही मोहल्ले भर की शहनाई, ठीक है ना? अब आते हैं असली मुद्दे पे। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो उसको बाप दादाओं ने 70 सालों तक वोट नहीं दिया क्योंकि उनकी औकात नहीं थी देश संभालने की। क्या गलत बोला था? और इस पे जो अंधभक्त थे ना, जिनको कुछ पता नहीं होता है, अरे कम से कम जिसकी रोटियां खा रहे हो, जिसके 10 पैसे प्रति पोस्ट पे पल रहे हो, जिसके 2 रुपए प्रति ट्वीट पे पल रहे हो, अरे कम से कम उसका इतिहास भूगोल तो पता करो। अरे तुम्हारा बाप कौन था, दादा कौन था, ये तो पता करो। भारतीय जनता पार्टी का पहले का नाम था जनता पार्टी, और उससे पहले का नाम था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में पैदा हुआ। ये जो पार्टी थी ना, 1951 में पैदा हुई। अभी मैं बोलूंगा तो तुमको यकीन नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हारे मालिक की वीडियो लेके आया हूं। जरा देखो तुम्हारे मोटा भाई क्या बोल रहे, तुम्हारे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पूरा जोड़ना, 1951 से 2020 कितने साल होते हैं? और मैंने अगर 70 साल बोला तो क्या गलत बोला? जरा देखो ये वीडियो देखो, आपके मोटा भाई क्या बोल रहे हैं। मेरी बात नहीं यकीन होएगा ना, मोटा भाई झूठ बोलेंगे क्या? जरा देखो तो। भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल और केवल सिद्धांतों के कारण और नीतियों के कारण की थी, और एक नई पार्टी का बीज उन्होंने बोया। और मित्रों, आज 10 सदस्यों के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। आज वो पार्टी 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, जिस पार्टी जवाहरलाल नेहरू सरकार से मतभेद के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष तैयार हुआ। इसके बाद ही 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसके पहले अध्यक्ष भी बने। सन 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें से एक सीट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते। उनकी अगुवाई में 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ देश की 4 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बनकर उभरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ ने कश्मीर और कच्छ में क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा उठाया, जबकि सामंतवाद और जागीरदारी के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती थी, कल्चरल बॉडी है, तो इसे राष्ट्रीय सेवक संघ ना ही डायरेक्टली आए, बट उनके जो मेंबर्स हैं जो आ सकते थे वो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा मिल करके एक नई पार्टी बने, जो कि एक मॉडर्न इंडिया की तरफ, आधुनिक भारत की ओर काम करे, आधुनिक भारत के लिए काम करे, पर आधुनिक भारत ऐसा रहे जो कि भारत की परंपरा को साथ लेके चले। कश्मीर में एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ आंदोलन के दौरान 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय जनसंघ के भविष्य को लेकर आशंकाएं पनपने लगीं, लेकिन जल्द ही उनकी जगह ली जनसंघ के एक तेज तर्रार नेता ने। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 के चुनाव में जनसंघ ने 4 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार इसी लोकसभा चुनाव में सांसद बने। उनकी सहायता के लिए जल्द ही लाल कृष्ण आडवाणी भी दिल्ली पहुंच गए और इन दोनों की कमान में भारतीय जनसंघ ने अपने आगे का सफर तय किया। इसके बाद 1962 के चुनाव में भारतीय जनसंघ की सीटें बढ़कर 14 हो गईं, जबकि 1967 के चुनाव में जनसंघ ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की। 1968 में जनसंघ के लिए मुश्किल का दौर तब आया जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 1970 में लाल कृष्ण आडवाणी को राज्यसभा के लिए चुना गया।
पांचवें यानी 1971 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने 22 सीटें जीती। 1973 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1975 को जन नेता जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनसंघ और दूसरे दलों के साथ मिलकर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और बड़ी संख्या में जनसंघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जन दबाव में जब 1977 में दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस की बुरी हार हुई और भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विलय से जनता पार्टी का निर्माण किया गया, जिसने 295 सीटें जीती। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। लेकिन जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों के कारण 1979 में जनता पार्टी सरकार गिर गई। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का एक स्वतंत्र दल के रूप में उदय हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। बीजेपी ने 1984 के चुनाव में महज 2 सीटें जीती, लेकिन 1979 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर ओ हो, आजकल तो मोटा भाई भी अंडभक्तों की लेने लगे। हाँ, तो किधर थे वो 40 साल वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग? देखो रे, प्रूफ के साथ तुम्हारा इतिहास तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूं। आगे से ध्यान रखो, किसी ना विनय दुबे जैसे सनकी से जाना नहीं है। पूरा स्टडी करके बात करता, तुम्हारे जैसा फेंकने में आगे नहीं हूं मैं। फेंकने से याद आया, मैं भी सोच रहा हूं ना, एक 50 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर देता हूं। क्या है ना, माना अंधेरा घना है, फेंकना कहां मना है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले